शुरुआत आप लोगों के विचारों से ही करेंगे, तो कृपा करके एक एक करके अपने विचार इस विषय में रखेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने एक निवेदन किया था कि ध्यान रखेंगे कि हम अपनी बात को 2-3 मिनट में समराइज करें। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि हम बहुत स्पेसिफिक रहें, प्रिसाइज रहें, फोकस्ड रहें, ताकि लिमिटेड समय में हम अपनी बात को ठीक प्रकार से कह सकें। तो आरंभ कीजिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। तो ऑप्टिमिज्म की जब बात आती है, आई थिंक हम जो भी टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, उस पर 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन एफर्ट का, और बाकी 20% हमारे माइंडसेट का होता है। आई थिंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम जब देखते हैं तो हाई मोरल लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब द मोर पॉजिटिव योर माइंडसेट इज, द ग्रेटर इज योर वर्क आउटपुट। ये भी एक बात है कि ऑप्टिमिज्म शुड बी सपोर्टेड बाय समथिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक स्टूडेंट का एग्जाम है कल, तो नो मैटर हाउ पॉजिटिव हिज माइंड सेट इज, इफ ही डज नॉट पुट इन दोज एफर्ट्स, तो द ऑप्टिमिज्म इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो आई थिंक if you have the combination of a positive attitude and you know what you're doing, then I think it will be very effective and beneficial. So I think ये होगा मेरा contribution. Thank you. वेरी गुड, बहुत अच्छे। I'll pick up. नमस्ते पंडित जी, सभी को नमस्ते। जहाँ से दक्ष ने लीव किया, मैं जैसे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि इन लाइफ हम सबसे जब मिलते वी मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, और आई थिंक कैटेगराइज करना कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक में कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज as times change, as our mood changes on a day-to-day basis, we are a different proportion of optimistic and pessimistic on a daily basis. कि हम अपने आप से कई बार प्रॉमिस करते हैं कि we look at the upside of things, we try and be more optimistic, and बहुत अच्छी चीज़ है, पर हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि at the end of the day we are human and there's going to be some aspect of not being able to keep up with that every day. ये कभी कुछ दिन होंगे जब आप बहुत खुश, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव होगे, और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे when you don't feel that same level of energy. तो I think पहली बात तो वो एक्सेप्ट करना है कि हर समय हम परफेक्ट नहीं हो सकते, और हर समय एक साइड को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इधर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ज़रूर हमारा एफर्ट होना चाहिए टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ मोस्ट सिचुएशंस। ज़्यादातर हमें पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो आई थिंक हमें वो थोड़ा सा रूम अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि अगर हमारे थॉट्स स्ट्रे कर रहे हो टुवर्ड्स पेसिमिज्म, कि हम उन्हें वापस ला सकें, वी कैन ब्रिंग देम बैक ऑन टाइम। तो आई थिंक ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा आज के विषय पर। गुड। सभी को नमस्ते। आई थिंक बहुत अच्छे से ध्रुव और दक्ष ने शुरुआत की है। आई विल जस्ट ऐड हियर के देयर शुड बी नो एक्सट्रीम्स, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस जैसे होता है वैसे ओवर ऑप्टिमिज्म भी एक थोड़ा खतरनाक चीज है, जिससे कि मे बी आप बहुत ज्यादा आशावादी भी हो जाएं जिसमें रियलिटी नहीं हो। तो उसमें जितनी रियलिटी बिल्ट इन होगी आपके ऑप्टिमिज्म में, उतना आप उसको निभा पाएंगे और उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे। दैट्स मुझे लगता है। और जैसे ध्रुव ने कहा कि पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों इट्स लाइक टू शेड्स जो लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहते हैं। नोबडी कैन से दैट आई एम के 100% ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम। वैसा परफेक्शन तो मुझे नहीं लगता है होता है। तो अगर 60-70% आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो बाकी का 30% गैप जो रहता है पेसिमिज्म के कारण, जो आपको कहीं ना कहीं, मैंने पेसिमिज्म के बारे में पढ़ा कि वो आपको थोड़ा सतर्क भी रखता है कि आप थोड़ा यू आर बेटर प्रिपेयर्ड सो फॉर इवेंचुअलिटी। यू थिंक ऑफ द वर्ड्स, हो ही नहीं हो वो दूसरी बात है। सो आई थिंक थोड़ा सा पेसिमिज्म का रोल है टू कीप यू अलर्ट एंड टू कीप यू ग्राउंडेड, ताकि आप दोनों को बैलेंस करके चल सकें। That's my view on this, and let's hear from others. हेलो। बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ, मुझे लगता है एज अ पर्सन पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक दोनों ही हमेशा पॉसिबल नहीं होता। लाइक आई थिंक एज अ पर्सन मैं हमेशा रियलिस्ट
या realistic analysis of a situation, I think is a best way to go forward, because optimists कभी-कभी जो risk होते हैं चीजों में वो नहीं grapple कर पाते हैं, और जो pessimists होते हैं वो शायद कब कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो you know they themselves sort of उसके ऊपर negative project करके it sometimes goes wrong. So generally I think just having a realistic analysis of हर चीज is important, but to some degree if I had to actually choose a side, I would choose pessimistic, because it's better to you know under promise and over deliver in life as opposed to over promise and under deliver. So I think yeah, so that's what I feel. Thank you. बहुत अच्छा। जी सभी को नमस्ते। मेरा ये मानना है कि अपना एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म मैं समझती हूँ कि ऑटोमेटिकली जब आप ये चीज को मैं बहुत मानती हूँ लाइफ में भी, कि आप अपने एफर्ट्स पूरे डालो, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो मैं शुरुआत बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट से ही करना प्रेफर करती हूँ। जैसे ख्याति ने कहा, आई प्रेफर दैट, कि आप उससे करते हो, फिर आपको जितना भी मिलता है यू आर कंटेंटेड, यू आर सेटिस्फाइड। तो मुझे लगता है ये मेरा फंडा लाइफ में ये रहता है ऑलवेज। बहुत अच्छा। पंडित जी, नमस्ते जी। मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों है, उसके बगैर लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। हम कुछ चीज के लिए अच्छा हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन कभी समय ऐसा आता है जब हम डिप्रेशन हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि यार ये काम होने वाला नहीं है और ये नहीं होगा। उस वक्त जब सपोर्ट घर का मिलता है हमें, कि घर वाले ये कहते हैं नहीं डोंट वरी, आप यू गो अहेड, डू इट, जरूर होगा। और उसको हम जब उस कार्य को जब करते हैं, हम जब हमारा मन ना होते हुए भी हम उसको करते हैं, बिकॉज घर वालों ने प्रेशर डाला होता है कि ये करो, करे, आएगा, रिजल्ट निकलेगा, एंड वी सी दैट वो रिजल्ट अच्छा आता है, तो वो एक घर वालों के सपोर्ट के कारण हम एक और स्टेप आगे चले जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक की तरफ। आप अंदर से लगता है कि नहीं हमें कोई चीज करना जरूरी है, हम उसको छोड़ ना देते, ये सोच करके यार ये होने वाला नहीं है, इसको करके फायदा ही नहीं है, कि बिकॉज ये पहले से हमने धारणा बना ली कि ये नहीं होने वाला। तो आई अंडरस्टैंड दैट वी शुड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग विद नेगेटिव। जब घर वालों का सपोर्ट मिलता है तो थिंग्स चेंजेस एट दैट स्टेज, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा। एक्चुअली सही है राजू आपकी बात बिल्कुल। ऑप्टिमिज्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सपोर्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी, चाहे वो फैमिली का हो, मदर फादर का हो, आपके अपने कोई बहुत हितैषी हैं, उनका सपोर्ट से ऑप्टिमिज्म की तरफ आप बढ़ जाते हो। वेरी ट्रू। आप हर टाइम अपने लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकते। कई बार जब आप डिप्रेशन आते लगता है आपको कि गलत हो रहा है या होने वाला है, तो घर वालों का सपोर्ट या बड़ों का सपोर्ट होता है कि यार नहीं यार ये मैंने किया था यार, ठीक हो जाएगा यार, डोंट वरी, कर लो, हम लोग हैं। तो उस कारण से आगे एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से धारणा हो जाती है, देन वी थिंक ऑन डिफरेंट वे। ऐसा अंडरस्टैंड। I think like JJ is saying that it is okay to feel down and depressed sometimes, और जब हमारा सपोर्ट मैकेनिज्म हमको पकड़ लेता है साथ में, तो मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं rather than falling down. Even sports persons में आप देखोगे every match, every occasion they don't win ना, तो वो भी I think their optimism is very important, कि मैं हार के बैठ जाऊं कि मैं ये मैच हार गया और आगे की 5 भी हारने वाला हूँ। तो that way no sports and no sports person can keep going. हार जीत लगी रहती है, and they keep fighting with optimism. तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा है। मैंने एक पॉइंट और शेयर किया था इफ आई में, कि कई हद तक जेनेटिकली वी आर इंक्लाइंड टू पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म। जैसे कुछ 50% तक स्टडीज में पाया गया है कि 50% एट्रीब्यूट्स ऑफ पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म कम फ्रॉम और जीन, सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ था 10% 20%। तो जेनेटिकली आल्सो वी आर प्रीडिस्पोज्ड, इज अ पॉइंट टू कंसीडर, बट उसको ओवरकम किया जा सकता है टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस।
जी We have not heard Vibha for long. Vibha, your 3 minutes. मेरा वीडियो का प्रॉब्लम रहता है। सबको नमस्ते, मैं नमस्ते। सबका सुन रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं और ग्रेटिट्यूड का भावना कल्टीवेट करते हैं, तो हम अपने आप ही ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं। और दोनों पेसिमिस्टिक बन के भी हम अगर उसको सोच हमारी ठीक हो जाती है तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे हम इतने सेशंस में डिस्कस करते आ रहे हैं, पुरुषार्थ तो करना ही है हर चीज में, फिर हमें उसका जो भी उसका रिजल्ट मिले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना से आगे बढ़ते हैं तो ऑप्टिमिज्म आ ही जाता है। मेरा यही सबमिशन है। मैं पंडित जी से सुनना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। Vibha's optimism is very commendable. I think she is very strong and very positive. Hats off, Vibha. हाँ जी, आज विवेक जी नहीं है। आज पता नहीं अल्लाह क्यों नहीं है, पता विवेक जी फेसबुक पर दिखाई दे रहे हैं। अब पता कर रहे हैं फोन पे क्या कारण है, क्या आज क्यों नहीं आया पता नहीं। मैसेज भी नहीं आया उनका कि आज नहीं आएंगे, ये ज्वाइन नहीं करेंगे, पता नहीं क्या। हाँ फेसबुक पर पूछ हैं रहे अभी। अच्छा फेसबुक पे हाँ हो जो अनु तू भी बोल आज। अनु मैंने सुन रही हूँ और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बेटर है तो इसीलिए पॉजिटिव रहेंगे तो हम नेगेटिव सब थॉट्स को फेस कर सकते हैं। जी जी जी, विवेक जी का मैसेज आ गया है कि वो फेसबुक पे सुन रहे हैं। अच्छा Very वो good. बाहर होंगे कहीं ऑफिस के हाँ टूर जी। पे होंगे। हाँ जी, चलिए। और गुप्ता जी हैं आज, रविंद्र जी बीच में। हैं। जी को भी सुना। हाँ जी, मेरे भी व्यूअ सबके जैसे ही हैं। पॉजिटिव माइंड से कोई भी काम करो, पॉजिटिव माइंड से ही करो जी और बाकी जो है छोड़ दो ऊपर वाले पे। अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करिए। जी। बहुत अच्छे। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं, हर बात का उनके पास में नेगेटिव का ही उनके पास। हम अगर कुछ अच्छा बोलेंगे कि ये अच्छा होगा, ये ठीक हो जाएगा, ये कल आने वाला ही होना, तो ये होएगा ही नहीं, ये आने वाला ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली, उनकी पूरी फैमिली परिवार जो है बड़ों से लेके छोटे तक, आप किसी के साथ में बैठो तो उनके यहाँ पर फीलिंग ही ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ये तो होने वाला ही नहीं है, ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। बिजनेस कैसा है, धंधा है ही नहीं, काम काज है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, तो आई मीन दे आर ऑलवेज इन नेगेटिव। उनके पास में कोई काम के लिए चाहे होते हुए भी करते हुए भी, बट आई अंडरस्टैंड दैट कि वो लोग कभी भी कंटेंट नहीं है, कभी भी खुश नहीं रहते, तो हमेशा यही कह सकते हैं, कहते हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं है। तो वो एक जीन्स वाली बात जैसे आप बता रहे हैं कि जो बड़ों से ही चला आता है, राइट, बड़ों से ही होता है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे चलेगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अनिल त्रिपाठी जी हैं हमारे बीच में। अनिल त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? अनिल जी, आज का विषय है आशावादी और निराशावादी दृष्टिकोण। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वो नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ देर पहले थे वो शायद। अच्छा, अभी उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया।
ओके ठीक है, तो हमने तो समय कम करने के लिए कहा था, आज तो बिल्कुल ही सब चुप हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। बहुत आज्ञाकारी है। 8 बजे कहा, 8 बजे आ गए, आपने 2 मिनट का, हम 2 मिनट का समय लिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए क्या है कि जो सार की बात है उसको कहने के लिए हम जब शब्द ढूंढते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम उस बात को बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड स्पीकर, कि आप कम शब्दों में अधिक कह सकें। और उसके लिए बस इतना करना पड़ता है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है बोलने से पहले। आप अगर एक्सटेम्पोर बोलेंगे तो हो सकता है आप कई बार एक चीज को समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन जब आप थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लेते हैं तो आप एकदम टू द पॉइंट प्रिसाइज हो जाते हैं और फिर आपको कम शब्दों में ही ज्यादा कहने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये एक चीज है जो हमें इस मीटिंग से सीखनी है कि हम कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा भावों को व्यक्त कर सकें, अधिक से अधिक कह सकें। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं, और बहुत ही प्यारा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा मेरा प्रिय विषय है आशावाद और निराशावाद। और इसके संबंध में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे पहले हम कोई भी बात अपने जीवन में अपनाने से पहले उसके विषय में जान लें कि वो एग्जैक्टली उसका रियल फॉर्म क्या है और उससे हमें क्या लाभ होता है, कैसे हम उससे प्रभावित होते हैं और कैसे हम अपने जीवन में उसे अपना करके औरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं और स्वयं भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत दक्ष ने आज की, और बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा कि किसी भी चीज में ऑप्टिमिस्टिक होना इज गुड, बट ऑप्टिमिज्म विदाउट एफर्ट्स इज ऑफ नो यूज। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर के हम जब आशावान होते हैं तो उसमें हमें हमारे पुरुषार्थ को जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो अब यहां से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि सबसे पहले हम ये समझें कि आशावान होने में, यानी आशा और अपेक्षा, ये दो चीजें हैं। आमतौर पर होता क्या है कि हम अपेक्षा को आशा समझ लेते हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओम जी जी, आ रही आवाज, आ रही आवाज? जी जी, आ रही आवाज। मुझे ऐसा लगा कि शायद आवाज चली गई है। ओके, तो जैसे हमने जब क्रोध के विषय को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बतलाया था कि क्रोध में और आवेश में फर्क है। जो फर्क क्रोध और आवेश में है वही फर्क आशा और अपेक्षा में है। क्रोध और आवेश का मैंने फर्क क्या बतलाया था? आवेश अनकंट्रोल्ड क्रोध है। क्रोध आना और आवेश आना में यही फर्क है कि जिसे क्रोध आता है वो तब तक क्रोध रहता है जब तक कि वो कंट्रोल्ड है। क्रोध आना आवश्यक है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल होना मतलब क्रोध पर विजय होना जरूरी है। जब व्यक्ति क्रोध से हार जाता है तब वहां पर वो क्रोध आवेश में बदल जाता है और फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देता है। इसी प्रकार से आशा और अपेक्षा, ये दो चीजें हैं। हम किसी चीज को लेकर के होपफुल हैं और हमने किसी चीज से अपनी एक्सपेक्टेशंस जोड़ करके रखी हैं। आमतौर पर हम जिसे आशावान होना समझते हैं वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस को रखना होता है। आशा और अपेक्षा में फर्क ये है कि आशा के साथ में पुरुषार्थ जुड़ा होना कंपलसरी है। दूसरी बात, आशा में नकारात्मक सोच का कोई स्थान नहीं होता। अब जैसे हम परीक्षा के लिए प्रयास करते हैं, और जब परीक्षा के लिए प्रयास करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि हम प्रयास करके आशा करते हैं, अगर आशा कि भाई मैंने ये जो प्रयास पुरुषार्थ किया पढ़ने के लिए, इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और आशा है कि अच्छे अंकों से मैं पास भी हो जाऊंगा, नहीं तो जो मैंने पुरुषार्थ किया उससे ज्ञान तो मुझे प्राप्त हो ही गया, सो आई एम कंटेंटेड। सुधा दीदी ने जो एक पॉइंट दिया, संतुष्ट होना, तो जब हम एफर्ट्स के साथ में आशावान होते हैं, होपफुल होते हैं, तब हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी क्वालिटी जो आती है वो है कि हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब फिर हमारा संतुष्ट होना बहुत कम संभावित होता है। हम आमतौर पर अपेक्षाओं के द्वारा असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा हमारे जो प्रयास हैं, जो पुरुषार्थ हैं, उनसे आगे निकल जाती हैं। और जब प्रयास और पुरुषार्थ से अपेक्षाएं आगे निकल जाती हैं तब वो हमें असंतोष देने वाली होती हैं। मैं जब विवाह संस्कार कराता हूं तो विवाह संस्कार कराते समय एक प्रतिज्ञा होती है सप्तपदी से पहले, जहां पर वर कन्या के दाएं कंधे पर हाथ रख करके कहता है मां सव्येन दक्षिणम अतिक्राम। अब इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है, अगर हम शाब्दिक अर्थ कर दें तो ये है कि हम कभी भी अपने दाएं पैर का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन उसकी जो व्याख्या है वो मैं इस रूप में करता हूं, मैं उन दोनों को, दंपति को ये समझाता हूं, वर वधू को, कि ये मंत्र छोटा सा आपको ये सिखा रहा है कि जीवन में खुश कैसे रहना है। और जीवन में खुश रहने का सूत्र है योर एक्सपेक्टेशंस शुड नेवर एक्सीड योर एफर्ट्स। जब आप ये सीख लेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपके एफर्ट्स के दायरे के अंदर हों, तो आपको हमेशा संतोष की प्राप्ति हो। और जो एक्सपेक्टेशंस आपके एफर्ट्स के दायरे के अंदर होती हैं उन्हीं को आशा कहा जाता है। यानी कंट्रोल्ड डिजायर्स आर आशा, होप, एंड अनकंट्रोल्ड डिजायर्स आर एक्सपेक्टेशंस। जिसमें आपको मालूम है कि आपने काम तो क्या किया है, आपने पढ़ाई तो की है 60% नंबरों की, 60% दैट is that what you deserve as per your efforts, but you are expected to get something miracle, और मेरा बिल्कुल पढ़ा हुआ ही आ जाए और सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए and I get 80% मार्क्स, तो उसमें आपको अगर 60 की जगह 65 भी आ गए, आपका एफर्ट 60 का था, आपके 65% आ गए, लेकिन चूंकि आपकी एक्सपेक्टेशन 80 की आपने बिठा रखी थी, अनकंट्रोल्ड डिजायर, आपको मालूम है कि आपका एफर्ट नहीं है, आपकी योग्यता नहीं, फिर भी आपने एक्सपेक्टेशन कर रखी है कि मुझे भी 80% आने चाहिए, तो फिर आप 60 की जगह 65 आने पर भी आप असंतुष्ट रहेंगे, दुखी रहेंगे। ये आशा और अपेक्षा का फर्क हमें जीवन में समझना चाहिए। दूसरी चीज है निराशा। निराशा क्या है? निराश होना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जीवन की कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जहां पर कि क्रम पीछे को लौटने लगे। आप मुझे बताइए, दुनिया में इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, इतने सारे जीव रहते हैं, क्या कभी कोई ऐसा समय आता है कि जब जीवन की कोई परिस्थिति पीछे की ओर चलने लगे? नहीं। हर समय, हर परिस्थिति में हम किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहे होते हैं, और इसलिए इस बात का जीवन में कोई भी स्थान नहीं रह जाता कि हम किसी भी चीज को लेकर के होपलेस हों या निराश हों। मैं आपको एक सरल उदाहरण इसके लिए देता हूं। उदाहरण इस रूप में समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अब तक पिछले 10 वर्षों से लगातार आर्थिक संकट झेल रहा हूं, शरीर को भी मेरे रोगों ने जकड़ रखा है, मैं बीमार भी रहा हूं पिछले 10 वर्ष, और इसके कारण से मेरी पारिवारिक स्थिति भी खराब हो गई है, मेरा परिवार भी पूरा जो मेरी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसके अनुरूप उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो मैं ये समझता हूं कि मैं 10 साल पीछे चला गया। लेकिन
ऐसे व्यक्ति से मेरा ये निवेदन है कि वो जरा इस ओर सोचें कि इन पिछले 10 वर्षों में आपने जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां झेल ली, आपका उतना खाता नील हो गया। इसको किस रूप में समझे हम, कि जैसे बैंक से हमने लोन लिया, थोड़ी सी परेशानी उठा करके, अपनी लग्जरीज को थोड़ा कम करके, अपने खर्चों को थोड़ा कम करके, अगर हमने उस कष्ट की स्थिति में उस लोन को चुका दिया है और लोन को चुका करके 10 साल बाद हम अगर फ्री हो गए हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि हम 10 साल पीछे चले गए? नहीं, वहां पर हम क्या कहते हैं कि भाई चलो मुक्त हुए। कष्टों से हमको, हमारे ऊपर जो बोझ था, हमारे ऊपर जो कर्ज था, हमारे ऊपर जो कर्ज रूपी कष्ट था मन पर, ये बोझ, ये कर्ज हमारा उतर गया और अब हम फ्री हुए। जैसी संतुष्टि का, जैसे हल्केपन का अनुभव हम आर्थिक क्षेत्र में करते हैं, इसी प्रकार से हमें हमारी सोच में इस बात को स्थापित करना चाहिए, ठीक प्रकार से समझना चाहिए संसार के इस क्रम को, कि जब हमारे जीवन में कष्ट आ रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आ रहे होते हैं, तो उस समय में हमारा जैसे कोई कर्ज उतार रहा हो, वो काम होता है। और इस प्रकार से हम पीछे कभी नहीं जाते, हम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते हैं। तो कभी कभी कमाने के रूप में और कभी चुकाने के रूप में, दोनों ही रूपों में आप जो भी कर रहे होते हैं या जिस परिस्थिति से भी आप गुजर रहे होते हैं, उन दोनों ही परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी भी आप पीछे नहीं जाते। इसलिए किसी भी व्यक्ति को निराशावादी होने का कोई कारण इस संसार में नहीं है, किसी भी रूप में नहीं। और इसलिए आशा अपने आप में शब्द है, लेकिन आशा के अभाव को निराशा कहा गया है। वहां पर कोई ऐसा शब्द नहीं हुआ है जो आपको इस बात के लिए बताए कि ये क्या है। जैसे इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल ये है कि एक बार एक कक्षा में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, या शायद बच्चों ने अध्यापक से पूछा कि सर ये बताइए कि क्या जैसे भगवान होता है वैसे शैतान भी होता है? जब ये प्रश्न किया तो उस अध्यापक ने बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूं उससे पहले तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ, जैसे प्रकाश होता है वैसे अंधकार भी होता है क्या? तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी, जहां प्रकाश नहीं होता वहां पर अंधकार तो अपने आप ही हो जाता है, और जैसे ही प्रकाश होता है वैसे ही अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। उन्होंने कहा बस इसी प्रकार से समझ लो कि जहां पर भगवान और भगवान की शक्तियों को हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, वहां पर शैतान के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जहां पर भगवान के गुणों को, भगवान की शक्तियों को, भगवान की आज्ञाओं को नहीं माना जाता है, वहां पर जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार स्वयं आ जाता है, इसी प्रकार से भगवान के अभाव में शैतान स्वयं आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आशा को छोड़ देता है, तब वो निराश हो जाता है। और इसलिए कभी भी हमें आशा को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आशा इतनी बलवती है कि वो हमें बहुत सारे संकटों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी चिंताओं से स्वयं ही मुक्त कर देती है। ये उसकी शक्ति है। अब हम ये समझने का प्रयास करें कि ये आशा उत्पन्न कहाँ होती है, कैसे कोई व्यक्ति आशावान होता है और कैसे कोई व्यक्ति निराश हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने अपने बताने में आपने बताया कि कुछ लोगों को पारंपरिक रूप से परिवारों में नेगेटिविटी होती है, वो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं। मैं आपको अपने एक मित्र की बात बतलाता हूँ।
हमारे साथ भी एक ऐसे मित्र थे जिनके मुंह से कभी कुछ अच्छा किसी की तारीफ में निकलता ही नहीं था। तो आप कितना भी सोने का बना हुआ आदमी लेके आइए फिर भी उसमें बता देंगे तो ये तो बहुत कठोर है, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो एक बार क्या हुआ, हम पढ़ने जाते थे तब, तो एक बहुत अच्छा चश्मा हम खरीद करके लाए अपने लिए। और जब उन्होंने वो चश्मा देखा तो बोले, अरे नागेश बाबू चश्मा तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। हाँ, तो बोले इसमें तो डबल लेंस है और बहुत बढ़िया है, इससे धूप का छांव का दोनों का काम चलेगा। मैंने हाँ। बोले महंगा भी खूब आया होगा। मैंने हाँ महंगा भी आया। खूब देर तक उसकी तारीफ करते रहे, खूब देर तक तारीफ करते रहे, और फिर बाद में हमें पता चला कि वो एक्चुअली इतनी देर तक तारीफ नहीं कर रहे थे, वो कमी निकालने का टाइम ले रहे थे कि कब इसमें मुझे कोई ध्यान आए और मैं कमी निकालूं। फिर अंत में उन्होंने क्या बोला, बोले यार बाकी सब चीजें तो ठीक है पर इसका फ्रेम जो है वो मेटालिक है, गर्मी में गर्म हो जाएगा, ठंड में ठंडा हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये कि कमी उन्हें कुछ ना कुछ निकालनी थी, उन्होंने निकाल दी। तो ये कहां से होता है मैं आपको बतलाता हूं। अंततोगत्वा हमारी जो भी सोच है उस सब सोच के पीछे काम करने वाली जो शक्ति है वो है हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? मन हमारा एक्टिव माइंड है। हम जो सामने देख रहे हैं उस सामने देखे हुए के द्वारा सीधे सीधे डायरेक्टली हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारे मन का काम है, चेतन मन जिसे बोलते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी है हमारी बुद्धि। बुद्धि क्या है? इंटेलेक्ट, जो पिछले हमारे विचारों और उन विचारों के आधार पर जो हमको अनुभव प्राप्त हुए वो जहां स्टोर रहते हैं और उसके बेसिस पर हमारे मन का जो भाग निर्णय लेने का काम करता है वो कौन है? बुद्धि। इसके साथ एक तीसरा है कि जन्म जन्मांतर से हम जो नाना प्रकार के कार्यों को करते चले आ रहे हैं, नाना प्रकार के व्यवहारों को करते चले आ रहे हैं, अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रकार के अनुभवों को, अलग अलग प्रकार के रसों को हम जो लेते चले आ रहे हैं, उनका संस्कार हमारे चित्त पर अंकित होता है। और चौथी चीज है अहंकार, हमारा जो सेल्फ है। अब ये चारों चीजें मिलकर के किसी चीज के लिए निर्णय लेती हैं, प्रभावित करने वाली होती हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, अच्छी चीजों को करने की ओर प्रवृत्त होता है, तो उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है और उसका जो चित्त है, इसके साथ साथ उसकी जो ईगो है अर्थात जो उसकी सेल्फ है, उसकी जो पर्सनालिटी है, ये चारों मिलकर के एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। और उससे वो व्यक्ति इस बात को लेकर के प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के वो अपने उस आए हुए विचार को या अपने द्वारा किए गए उस कार्य को सबको बताना चाहता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आप समझ गए बात को? हमारी जो चार चीजें हैं अंतःकरण में, मन जो सीधा इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और जो सामने देखता अनुभव करता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, आंख से जो देखा, कान से जो सुना, जीभ से जो चखा, त्वचा से जो स्पर्श किया, नाक से जो सूंघा, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जैसा भी अनुभव करता है उस पर सीधा सीधा रिएक्ट करने वाला जो है वो कौन है? मन है। उसका निर्णय लेने वाली निश्चयात्मिका कौन है? बुद्धि है, जिसके पास में पहले का एक्सपीरियंस भी स्टोर किया हुआ है। और तीसरी चीज है हमारा चित्त, जिसपे जन्म जन्मांतरों के संस्कार इकट्ठे हुए हैं। और इन तीनों के द्वारा जो हमारी एक सेल्फ इमेज क्रिएट होती है उसका नाम है ईगो, हमारा अहंकार। तो जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तब होता क्या है कि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो चित्त है, वो तीनों सिंक में आकर के प्रसन्न होते हैं। और उस प्रसन्नता की अवस्था में हमारी जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, उसकी ये इच्छा होती है कि ये जो प्रसन्नता देने वाली अच्छी बात है इसको सबको पता चलना चाहिए कि इसका कारण मैं हूं। और फिर वो सबको बताना चाहता है उत्साहपूर्वक। जैसे
आपके मन में अगर कोई ऐसा आइडिया आया जिस आइडिया से लोगों का लाभ हो सकता है, तो आप उस आइडिया को छुपा के नहीं रखेंगे, आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरे नाम से ये पब्लिश हो जाए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया कि कहीं पे कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है जो बहुत कीमती है और अभी वो फिलहाल किसी की निगाह में नहीं है और उस वस्तु को किसी प्रकार से चुपचाप मैं प्राप्त कर लूं, तो वहां पर आप नहीं चाहोगे कि इस बात को कहीं पर भी किसी को पता भी चले कि ये वस्तु वहां रखी हुई है और मैंने इसको वहां से उठा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाली स्थिति में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, ये तीनों प्रसन्न हुए सिंक होकर के एक दिशा में चल करके, और इन्होंने आपकी ईगो को या आपकी ईगो ने इनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि अब इस बात को सबके सामने प्रदर्शित कर देना चाहिए ताकि मेरी ईगो और स्ट्रांग हो, मैं और ज्यादा प्रशंसित हूं, मेरी प्रशंसा की जाए, मुझे लोग और ज्यादा जाने, और अपने सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये सबको पता चले। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब हम कोई गलत काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उस समय में मेरा ईगो या मेरी बुद्धि या मेरा चित्त, इनमें से कोई भी तीन में से एक मेरे मन को इस बात के लिए रोकता है कि नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसके करने से पिछली बार पिटाई हुई थी, या अपना व्यक्तिगत अनुभव न हो तो फिर किसी और को देखा हो कि भाई उस आदमी को मैंने चोरी करते देखा था, बड़ी मार पड़ी थी उसके ऊपर, हमें ये चोरी नहीं करनी चाहिए या हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और आपकी ईगो, ये चारों कभी भी सिंक में नहीं आते, हार्मनी में नहीं आते, और हार्मनी में न होने के कारण से इनमें एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, और उस अंतर्द्वंद की स्थिति में आप अपने द्वारा किए जाने वाले ऐसे किसी भी कार्य को लोगों से छुपाना चाहते हैं, उसको ढांकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। और बस ये दो जो स्थितियां हैं, यही आपको आशावान या निराशावान बनाती हैं। जब आप प्रसन्नता की स्थिति को बढ़ाते फैलाते और उस दिशा में कार्य करते चले जाते हैं, तब आप आशावान होते हैं, क्योंकि आपको हर अपने काम से एक नई उपलब्धि की उम्मीद जागती है, एक होप जागती है, और वो आपके अंदर आपके एटीट्यूड को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ईगो को आशावान बना देती है। और जब आप कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति में रहते हैं, हर समय जब आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त एक संघर्ष की स्थिति में रहता है, तो उस समय आप अपने आप में अंदर अंदर निराश होते चले जाते हैं। आपको उस काम से कोई आशा नहीं रहती। कोई भी चोर जो है वो ये सोच के तो जाता है कि मैं चोरी करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसको एक भय होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो बस वो मार पड़ेगी कि अकल ठिकाने आ जाए। तो इसके कारण से वो हमेशा क्या करता है, हमेशा अपने उस कार्य को करने में डरा हुआ रहता है, और उस डरे हुए रहने के कारण से उसके मन में एक नकारात्मकता का भाव, एक नेगेटिव अप्रोच पैदा होती है, और इसलिए वो निराश हो जाता है। फिर वो दुनिया को, फिर वो अपने जीवन को, फिर वो ईश्वर को, फिर वो किसी भी अच्छे कार्य को एक नकारात्मक दृष्टि से देखता है, और यही चीज फिर उसके परिवार में, उसके द्वारा उसकी जो संतति है उसमें ये कैरी होती चली जाती है, क्योंकि वो जैसा सोचता है वैसे ही विचार आगे देता है, और वो विचार निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सकारात्मकता और नकारात्मकता का जन्म होता है कि जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, अच्छे कार्यों में संलिप्त रहेंगे, तब आपके अंदर आशा की प्रवृत्ति जागृत होगी, और जब आप गलत करेंगे तो आपके अंदर आशा का अभाव होता चला जाएगा, जिसे निराशा की स्थिति कहते हैं। यदि सत्संग विरतो भविष्यसि भविष्यसि अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि, ये सिद्धांत है कि अगर हम सही कार्यों में, सही लोगों में, सही प्रकार के विचारों में रहेंगे तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, गलत लोगों में, गलत विचारों में, गलत प्रकार के कार्यों में रहेंगे, तो फिर हम निरंतर पतन की ओर, निराशा की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इनके उत्पत्ति के स्थान है
कि कहां से आशा और निराशा उत्पन्न होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा संसार में लोग आशावान बनाने के लिए भी गोलियां खिलाते हैं। आजकल आप देखो, आप किसी बच्चे को डिप्रेशन का इलाज कराने के लिए लेके जाओ तो वो लोग उसको गोलियां खिला करके ठीक कर, इलाज करना है मानसिकता का, और इलाज किसका कर रहे हैं? शरीर का। शरीर और मन का जो संबंध है, उस संबंध को जिसने स्थापित किया हुआ है, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो फिर निश्चित मान लीजिए आप उस रोग का उपचार कभी भी नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, जैसे सरदर्द में आप जब गोली खा लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको उस सरदर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। वो सरदर्द क्योर नहीं होता, उसका कारण खत्म नहीं होता, केवल मात्र आपको थोड़ी देर के लिए उसका एहसास नहीं होता, और इतनी देर में बॉडी उसको अपने आप रिकवर कर लेती है। आप अगर थोड़ी देर सहन शक्ति भी रखते तो भी शायद 10-15 मिनट ज्यादा समय में वो समाप्त हो ही जाने वाला था अपने आप, लेकिन फिर भी हम सहन शक्ति के अभाव में ये कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस प्रकार से आशा और निराशा का हमारे जीवन में जन्म होता है। अब इसके लाभ और हानि क्या है वो भी समझ लीजिए। मैंने संक्षेप में तो इसका वर्णन कर दिया है इनकी उत्पत्ति के साथ ही, लेकिन फिर भी इसको स्पेशली अलग से समझ लें कि जब कोई व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, अच्छे कार्यों को करता हुआ आशावान होता है तो उससे उसे दो लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है कि वो सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न, हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी का बीमारी के लिए, जिसका नाम है डिसीज। डिसीज में दो शब्द जुड़े हुए हैं, डिस ईज। ईज का अभाव हो जाना, जो हमारे शरीर की स्वाभाविक अवस्था है, उस स्वाभाविक अवस्था का अभाव हो जाना डिसीज कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे मन की जो स्वाभाविक अवस्था है, उस मन की स्वाभाविक प्रसन्नता की अवस्था का अभाव हो जाना, शांति और व्यवस्थित अवस्था का अभाव हो जाना, ये मानसिक डिजीज है। और वो क्यों हो जाती है? तो जब व्यक्ति आशावान नहीं रहता है, जब व्यक्ति अच्छे कार्यों को नहीं करता है, तो उसका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ाने लगता है और उसकी वजह से वो दुखी रहता है। तो दुखी रहना अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप आशावान रहिए, और आशावान अगर आप रहना चाहते हैं तो जीवन में अच्छे कार्यों को कीजिए, अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे विचारों को रखिए। इससे जो पहला लाभ होगा, आप प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बात क्या होगी? प्रसन्न के साथ साथ आप प्रशंसित होंगे। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न रहने के लिए जो व्यक्ति, जैसा मैंने बतलाया, अच्छे कार्य, अच्छे विचार, अच्छे लोग, इनकी संगति में रहता है, वो व्यक्ति समाज में प्रशंसित होता है। वो अपने हर कार्य को प्रचार प्रसार के साथ में कर सकता है। तो प्रसन्नता और प्रशंसा, ये दोनों आपको प्राप्त होती हैं जब आप आशावान होते हैं और उसके लिए तैयार होते हैं। और जब आप आशावान नहीं होते हैं, यानी जब आप पेसिमिस्टिक होकर के, नकारात्मक विचारों को जीवन में अपना करके गलत दिशा में चल पड़ते हैं, गलत कार्यों को अपने जीवन में करते हैं, और उस तरह से आप अपने जीवन को जब गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं, तब वहां पर सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये कि आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। और दूसरी चीज क्या नुकसान होती है? आप कभी प्रशंसित नहीं हो सकते। आपको न कोई आपकी प्रशंसा करेगा और ना आप स्वयं में प्रसन्न रहेंगे। तो ये हानि और लाभ हैं ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक होने के। अब तीसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी थी कि हम कैसे हों, तो इसका उत्तर भी हालांकि मैंने दे दिया है इनकी उत्पत्ति के स्थान पर बताते हुए। हम आशावान कैसे बने और हम निराशावान होने से कैसे बचें, तो उसका उपाय यही है कि हम सदैव अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे विचारशील लोगों के ही संग को हम अपनाएं। जो लोग नकारात्मक बातों को करने वाले, नकारात्मक विचारों को रखने वाले, गलत कार्यों को करने वाले हैं, ऐसे न तो लोगों के पास में हम जाएं, ना ही ऐसी पुस्तकों को हम पढ़ें जिनमें नकारात्मक बातें की जाती हों, नकारात्मक प्रवृत्तियों के बारे में बातें की जाती हों, और ना ही ऐसे कार्यों को हम अपने जीवन में अपनाएं कि जिनमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार का। यहाँ तक कि हमारे ऋषियों ने तो आहार विहार के लिए भी कहा है कि हम सदैव सात्विक भोजन ही करें, हम ऐसा भोजन भी न करें जिसमें किसी प्रकार की
कैसी तामसी प्रवृत्ति जुड़ी हुई हो। तो इस नकारात्मक यानी तामसी प्रवृत्ति से बचना, गलत कार्यों से बचना, गलत विचारों से बचना, यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, आशावान हो सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हम ये समझ करके और अपने जीवन में आशावान बनने के प्रति तैयार हों। सबसे पहले तो हम ये समझें, जैसा मैंने बताया, कि अपेक्षाओं को आशाएं न समझें। अपेक्षाएं बहुत कम पूरी हो पाती हैं, लेकिन आशाएं सदैव आपको संतोष देने वाली होती हैं। तो हम अपेक्षावान होने की बजाय सबसे पहले तो आशावान बने और आशावान होने के सही अर्थ को हम समझें और तदनुरूप अपने जीवन में हम आचरण करें, तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन ऑप्टिमिस्टिक बन सकता है। हम ऑप्टिमिस्टिक बन सकते हैं और समाज को हम ऑप्टिमिस्टिक बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी विचार मैंने रखे। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी बहुत बढ़िया और वंडरफुल इंटरप्रिटेशन के आशा का अभाव ही निराशा है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे टू लुक एट इट। आपने ये भी कहा कि ऐसे लोगों की संगति नहीं की जाए जो सकारात्मक नहीं हो, बट लाइफ में मुझे लगता है इनको कैसे अवॉइड किया जाए। ऐसे हर मोड़ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं, कई बार आपके कॉर्पोरेट में होते हैं, कई बार आपके रिलेशंस में होते हैं, तो कैन वी ऑलवेज गो अवे फ्रॉम सच पीपल? यस, हमने इसके विषय में चर्चा की थी जब हम नीतियों के विषय में बात कर रहे थे। तो उस समय में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जो चौथी नीति है, वो उपेक्षा नीति ऐसे लोगों के लिए, इनको हमें देखिए, किसी को अवॉइड करना और किसी को इग्नोर करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। किसी की उपेक्षा करना और किसी की उलाहना करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप किसी व्यक्ति को सम्मान देते हुए भी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। भाई सम्मान, जो उसका ड्यू रिस्पेक्ट है वो आपने उसको दे दिया, लेकिन आप अपने मन में फर्म है कि भाई इसकी जो सोच है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी सोच ठीक नहीं है, एंड इनको हमें बस इतने ही स्तर तक रखना है कि बस हमने इनके पैर छू लिए या इनसे नमस्ते कर लिया या इनसे जो व्यवहार हमारा ड्यू था इनके प्रति वो हमने कर दिया, जो भी ऑब्लाइज इन्हें जिस तरीके से करना था कर दिया, बट उनके द्वारा हम अफेक्टेड नहीं हो, इस बात का हम अगर ध्यान रख लेते हैं तो यहां पर हम उनकी उपेक्षा कर रहे होते हैं। और उपेक्षा वृत्ति ही केवल ऐसे लोगों से बचने का, निश्चित रूप से परिवार में, समाज में या कॉर्पोरेट में हम लोग जब काम करते हैं तो वहां हर तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि हम, अच्छा उसमें भी कई बार हमें और ज्यादा रिफाइन होना पड़ता है और ज्यादा डीप जाना पड़ता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं है या जो ठीक नहीं है। तो आप उसकी उतने पर्सनैलिटी के उतने भाग को आप इग्नोर कीजिए, केवल उतने भाग को, जितना भाग आपको नहीं चाहिए, जिस भाग से आपका कोई लेना देना नहीं है या जो आपको पसंद नहीं है, उतनी चीजों को आप, जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे बॉसेस या मेरे जो डाउनलाइन है, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नॉनवेज खाते हैं या वो शराब पीते हैं या वो और कुछ करते हैं। कुछ लोग गैम्बलिंग वगैरह भी, आजकल तो ये शौक हो गया है ना, एक हर तरीके की चीजें होती हैं, रेसिंग वेसिंग ये वो सारी चीजें। तो ऐसे लोगों को, अब वो अच्छे हैं, मेरे काम के लोग हैं, काम में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उनकी वो सारी चीजें तो मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि वो जरूरी है काम के लिए। लेकिन हाँ, जहां तक उनकी इन प्रवृत्तियों की बात है, तो जैसे अभी 2 दिन पहले चर्चा में किसी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली किसने कहा था, कि अगर मुझे कोई ऑफर करता है कि आओ मेरे साथ बैठ के पी लो और मैं फिर अपना अवॉइड कर दूं उसको, ऐसा कर, नहीं, तो फिर वहां पे मेरा उसमें मत स्वीकार्यता का नहीं है। जो चीजें अवॉइडेबल हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए और जो चीजें इग्नोर करने लायक है उनको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हाँ, जो चीजें एक्सेप्ट करने लायक है उनको साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो ये एक नीति है जो हमें अपनानी पड़ती है। साम दाम दंड भेद, ये चारों जो नीतियां हैं, इनको हमें निश्चित रूप से अपने जीवन में अपना करके, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चारों वृत्तियों को अपने जीवन में अपना करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है।
हाँ जी पंडित जी, कुछ लोग जैसे हम अगर पेसिमिस्टिक रह कर भी हम अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी फैमिलीज में भी, जो जिनको हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं और वो पेसिमिस्टिक हैं, तो क्या उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है ना कि वो अगर अपने एफर्ट्स भी डाल लें, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो तो हम अपने लिए कर सकते हैं। हम जैसे हम नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें, एफर्ट्स डालें, लेकिन अब अगर कुछ लोग नहीं कर सकते तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो क्या हम ऑटोमेटिकली हम भी थोड़े से निराशावादी हो जाते हैं ना कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते ना, नहीं, तो उसी के लिए तब मैंने क्या कहा ना, करना चाहिए? देखिए जो व्यक्ति जब तक एफर्ट कर रहा है इसका मतलब वो आशावादी है, उसको आप निराशावादी नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्ति अपने शब्द और अपने भाव उन दोनों को रिलेट करने में उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो सोच कुछ रहा होता है लेकिन कह कुछ रहा होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि वो चाहता तो है कि मैं इसको अचीव कर लूं, अंदर अंदर से उसको ये आशा भी है कि मैं अगर मेहनत कर लूंगा और थोड़ी सी तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो शब्द उसके ये होंगे, अरे क्या बताएं, मैं तो बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहा हूं। वन हु इज ट्राइंग कैन नेवर बी पेसिमिस्टिक। यही तो मैंने शुरुआत की थी। जो व्यक्ति एफर्ट्स कर रहा है, जो व्यक्ति ट्राई कर रहा है, उसको तो आप नकारात्मक कह ही नहीं सकते, उसको आप पेसिमिस्टिक कह ही नहीं सकते। वो आशावान है इसीलिए तो ट्राई कर रहा है। अगर आशा टूट जाएगी तो फिर ट्राई ही नहीं करेगा। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है, तो हमें, मैंने जैसा कहा कि जो इग्नोर करने वाली चीजें हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, जो अवॉइड करने वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करना। जैसे कोई व्यक्ति अगर 2-3 बार असफल हो गया और उसके मन में अब ये विचार आ गया है कि भाई मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये संशय की अवस्था है। तो आप क्या करेंगे वहां पर कि आप उसकी जो संशय की अवस्था है उसको इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए उसको डिस्कस करना, और उसको हमेशा बूस्ट कीजिए, उसको हमेशा पुश कीजिए कि नहीं, तुमने 2 बार ट्राई किया, अभी 3 बार करो, 4 बार करो, यू विल गेट सक्सेस। तो ये जो चीज है ये हम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो हमें रोक रहे हैं, मतलब जिनका हमसे कुछ बंधा हुआ नहीं है, बट अननेसेसरीली नेगेटिव थॉट्स दे करके, नेगेटिव बातें करके जो हमें डाउन करने की कोशिश करते हैं या हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जितना हो सके इग्नोर कीजिए, उपेक्षा कीजिए। पंडित जी, इसका एक उदाहरण देता हूँ जी कि वो जो फैमिली के बारे में जिक्र कर रहा था, वो हमारे बिल्डिंग में सेंटर उसमें जब रीडेवलपमेंट होने वाली हमारी बिल्डिंग थी, तो लगभग 4-5 साल तक हमारी बिल्डिंग के लिए बातें चल रही थी, और हमारे 4 साल तक मीटिंग्स होनी है या 1-to-1 बात होनी है। तो वो फैमिली जो थी उन्होंने हमेशा ही हमारे को ये कहा, यार कुछ होने वाला नहीं है, बिल्डिंग बनेगी नहीं, कुछ होने वाला नहीं। हम, और वो कभी भी ना बिल्डिंग में ना मीटिंग में आए, कभी ना कभी उन्होंने आने की कोशिश करी, और ना ही उन्होंने अपना बिल्डिंग बनाने के लिए वोट डाला होगा कि भाई हाँ ठीक है, गो अहेड करके। नहीं बनेगी, नहीं, मैं नहीं वोट दूंगा, मुझे बिल्डिंग नहीं बनवानी, मुझे घर नहीं बनवाना, मैं जैसा हूँ वैसे ठीक हूँ मैं। इस कर एक सिलसिला चलता रहा 4 साल। एक दिन जब हमारा किसी बिल्डर से तय हो गया, तो उसने ये कहा कि भैया आप एक काम करो, आप सब निकलो, इस बंदे को मैं अकेला संभाल लूंगा। तो हम सब बिल्डिंग वाले निकल गए, वो अकेला बंदा रह गया बिल्डिंग में। तो अब मजबूरी से उसको, क्योंकि पानी भी कट गया, लाइट भी कट गई, या सब कुछ काम हो गया, तो उसको बिल्डिंग से निकलना ही पड़ा। अब आखिर हार के वो आदमी जो पेसिमिस्टिक था, वो आदमी आज इतना मतलब कि बुरी तरह से उनकी हालत ऐसी है कि जब वो कोई क्वेश्चन करता है, हमसे प्रश्न करता है किसी चीज के लेके, भाई कब होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो नोबडी इज बॉदर्ड टू आंसर इट। सॉरी, जब आपने एक समय पे हमको आंसर नहीं दिया, हमें जरूरत थी, जो हम आपसे पास में आते थे बात करने के लिए, यू डिडंट रिप्लाई अस, यू वर नॉट विद अस, आपने कभी हमारा साथ नहीं दिया किसी कारण से, तो सॉरी, वी आर नॉट गुड। जब जिसका होगा आपको पता चल जाएगा। तो आई थिंक सो के कहीं ना कहीं उसको आंसर, उत्तर वहीं मिल जाता है। आगे जाकर के जब वो आदमी नेगेटिव रहता है हमेशा, इसका नतीजा जो है उनके लिए अच्छा नहीं होता है। फुटबॉल इज नॉट फुटबॉल। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, दक्ष जी, ध्रुव जी, कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा लगा पंडित जी, स्पेशली जो लास्ट में आपने बोला कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हो तो सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो सकता है। तो
बहुत इंस्पायरिंग रहा आज का सेशन, थैंक यू सो मच। और आई थिंक एक और पॉइंट जो रेज हुआ था कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो दैट डजंट, वो पूरी तरह से पेसिमिज्म नहीं कंसिडर किया जाएगा। और आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, पर कभी रूटीन में चेंज, या कभी कोई क्वालिटी में चेंज, या बात करने के तरीके में चेंज। I think pessimism and optimism applies to so many different spheres of our life. और जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, I think किसी और के लिए या अपने आप के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो I think वो जरूरी और that matters. बिल्कुल, वो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे होगा आज के। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि हम किसी व्यक्ति को क्या दें क्या न दें, क्या सामान हम उसको दे दें, क्या चीजें हम उसको दे दें, उसके घर को हम भर दें, उसको ये कर दें वो कर दें। किसी की तरफ हम जब देखते हैं, लेकिन वो मटेरियल चीजों को देने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा कई बार अच्छा हो सकता है कि हम किसी को एक होप दे दें। समटाइम्स हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अगर कोई व्यक्ति अपनी होप खो देता है, अपनी आशा खो देता है, तो उसका पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रह जाता, उसका जीवन पूरा खाली हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम किसी को होप दे सकते हैं, आशा दे सकते हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं। आपको एक उदाहरण ऐसा दूंगा मैं, एक उदाहरण तो मेरे ख्याल से सुधा दीदी ने ही शेयर किया था, वो राजा का जो जब हार करके निराश होकर के गुफा में बैठा था और उसने मकड़ी को बार बार जाल बनाते हुए देखा, या कई जगह पर ऐसा है कि चींटी को बार बार चढ़ते हुए देखा, एंड जब बार बार चढ़ के बार बार असफल होके फिर सफल होते हुए देखा, तो उसके मन में एक होप आई कि नहीं, अगर ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और एक रियल एग्जांपल इसका मैं देता हूं आपको। अगर हम महर्षि दयानंद के जीवन को देखें, महर्षि दयानंद ने जब अपना घर छोड़ा और वो निकले सत्य की खोज में, तो सत्य कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बाजार में रखी हुई थी और उनको कहीं मिल जाती पैसे दे करके या कुछ करके। जिस ईश्वर की खोज में, सच्चे शिव की खोज में वो निकले थे, वो कहीं बैठा हुआ आदमी नहीं था कोई कि जिसको थोड़ा जैक लगा करके, थोड़ा सोर्स लगा करके किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से उससे जाकर के प्रधानमंत्री जी की तरह या राष्ट्रपति जी की तरह मिला जा सके। नहीं, इट वॉज ओनली द होप, आशा, जो उनकी पूरी यात्रा में लोगों ने उनको दी। मैं जब जीवन स्वामी जी का देखता हूं, तो मैं केवल मात्र स्वामी जी के प्रति नतमस्तक नहीं होता हूं, उन समस्त लोगों के प्रति, चाहे वो स्वामी पूर्णानंद जी गिरी हो, चाहे वो ब्रजानंद जी हो, चाहे और जो लोगों ने जीवन में मिले, चाहे वो महाशय अमरलाल जी, उन सबके प्रति भी मैं उतना ही कृतज्ञ होता हूं कि अगर उन लोगों ने स्वामी जी को आशा न बंधाई होती, होप न दी होती, तो शायद स्वामी जी अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ बैठे होते, हताश हो गए होते, निराश हो गए होते। तो हम अगर किसी को आशा देते हैं, होप देते हैं, तो ये भी आगे चल करके कई बार इतना बड़ा रूप ले सकता है, इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है समाज और राष्ट्र के लिए, और बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए कई बार तो, कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा एक चीज तो प्रीति कहती है वो हमें देते रहना चाहिए, और एक चीज मैं कहता हूं वो हमें देते रहना चाहिए, जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता। प्रीति कहती है कि आप कुछ नहीं दे सकते ना, किसी को एक स्माइल देते रहो, मुस्कुराहट, बस मुस्कुरा दो, उतने से ही उसका दिन बन जाता है। और दूसरा मैं कहता हूं कि किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आशा देते रहो कि होगा, ये काम होगा, चिंता मत करो, जस्ट ट्राई ट्राई ट्राई, होगा। और जब आप ये दो चीजें किसी को देने में सफल हो जाएंगे, और सच्चे दिल से अगर आप किसी को आशा देते हैं, किसी को अगर आप विश्वास दिलाते हैं, किसी को अगर आप मुस्कान देते हैं, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो आज के इस सत्र को हम यहीं पर इस नोट के साथ में कि हम आशावान बनेंगे और लोगों को आशावान बनाएंगे, ऐसा प्रयास हम अपने जीवन में करेंगे। यही आज का टेक अवे है, यही आज का विचार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परसों फिर एक नए विषय के साथ में हम सब लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, नमस्ते।